हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। मेरा इस चैनल पे ये सेकंड इनिशिएटिव है जिसमें आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेशर या बिगनर्स हैं। इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपको जनरल स्टडीज़ की सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज कवर किए जाएंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जो यूज़फुल एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे ये टॉपिक्स मोस्टली पूछे जाते हैं मेंशन है, आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो मोस्टली जनरल स्टडीज़ के हैं। और एनसीईआरटी के सीरीज़ से हमने एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत शुरू किया है। इसमें पहला टॉपिक था हमारा इतिहास के स्रोत, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और दूसरा जो चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक तथा आदि ऐतिहासिक। बेसिकली हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतिहास की उत्पत्ति है उसका सीक्वेंस क्या रहा। एक तरह से कहा जा सकता है इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए आमतौर पे मोटे तौर पे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनका जो ड्यूरेशन पीरियड है ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है और किसी एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ये डेटा नहीं पूछता है तो लमसम मानकर चलना होगा आपको। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है भाई, इसकी जानकारी कैसे हमें मिलती है? तो देखिए इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी प्रागैतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये इसका जो ड्यूरेशन है वो मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का है। हाँ, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, यानी खुदाई में जो भी सामग्री मिलती है जिसके आधार पे वहाँ के लोगों का या वहाँ के समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हमारे, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसके आधार पे उस समय के इतिहास का अनुमान लगाया जाता है कि लोग उस समय किस तरह के लाइफ स्टाइल में रहे होंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसका पूरा पाषाण काल, जिसकी शुरुआत होती है मानव उत्पत्ति से 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक। कई बुक में 5000 भी मिलेगा, कुछ में ये 4000 भी मिल सकता है। इसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिसमें 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक आएगा। देखिए ये जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल को अगेन 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनका ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल मानव उत्पत्ति के से लेकर 1,00,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 तक। तो आप इस पूरे ड्यूरेशन को देखेंगे पूरा पाषाण काल को, तो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व है। तो प्रारंभ से 1,00,000 तक, फिर 1,00,000 से 40,000, फिर 40,000 से 10,000। मतलब इस ड्यूरेशन को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। इसके बाद आता है हमारा आदि ऐतिहासिक, जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हैं, परंतु उनकी जो लिपि है उसको पढ़ी नहीं जा सकी है। अच्छा, दूसरा इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में मिलेंगे आपको, पर ये जो लिपि है या लिखित साक्ष्य है ये आदि ऐतिहासिक काल में अवेलेबल है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ने की कोशिश की जा रही है, इसको प्रागैतिहासिक काल में है ही नहीं। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न करेंगे। और फिर वैदिक सभ्यता को अगेन 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका ऋग्वैदिक काल होता है और दूसरा
उत्तर वैदिक काल होता है। इसकी भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो तीसरा है वो हमारा आता है ऐतिहासिक काल। इसमें साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो विदेशी यात्री हैं उनके वर्णन भी अवेलेबल हैं, बुक्स वगैरह, उसके आधार पे भी अनुमान लगाया जाता है या साक्ष्य के तौर पे यूज किया जाता है। और इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य अवेलेबल है। जब भी ये शब्द आया पुरातात्विक साक्ष्य, इसका मतलब ये हुआ कि खुदाई करने के बाद जो चीज़ें अवेलेबल हुई, जो चीज़ें मिली, उसके आधार पे हमने वहाँ के लोगों के उस समय के समाज के बारे में इमेजिन किया। अच्छा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो ऐतिहासिक काल है, इसी में हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमें मेनली प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस रियरली आते हैं, बहुत कम आते हैं, फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चंस भी आपको 1 या 2 एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि यार इसको मैंने क्यों छोड़ा। और इसको छोड़ देने का मतलब ये हुआ कि बाकी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो एक छोटा सा इसका एरिया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा करके इससे हम लर्न कर सकते हैं। वैसे इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मॉक टेस्ट का क्वेश्चन सीरीज था उसमें ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था। ये थियरी क्लास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल जो हमारा है, इसमें हमने अभी देखा कि इसमें लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और अगेन इसको 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल क्या है? तो इस संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, देखिए सोहन नदी घाटी सिंधु नदी की सहायक सबसे छोटी सहायक नदी है, और ये पंजाब के एरिया में है, जो उत्तर भारत के अंदर, और पाकिस्तान का जो पंजाब है, वो दोनों के मिलाने में जो पंजाब के एरिया था वहाँ पे ये एरिया है सोहन घाटी नदी। बेलन नदी घाटी ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये यूपी में प्रयागराज या इलाहाबाद कह लें, कई बुक्स में मिर्ज़ापुर भी आएगा। नर्मदा नदी घाटी भीमबेटका मध्य प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, यानी आइस एज का पीरियड चल रहा था। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन से 3 अवस्था हैं? तो पूरा पाषाण काल, पाषाण काल जो हमारा था, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, इसको 3 भागों में बांटा गया। इसी को हम बोलते हैं क्या? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का मतलब पाषाण के पहले। एक बार निम्न पाषाण काल के पुरापाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। तो इसका 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहला, इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन में अगर एग्जाम्स में आ जाए कि निम्न पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है या इसकी संस्कृति को क्या कहा जाता है, तो सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी का हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कई बार बोला जाता है, क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। अच्छा, इस काल में पेबुल, चॉपर तथा चैपिंग उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ये क्या है भाई? तो देखिए, पेबुल वो उपकरण, पत्थर के वो उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। पेबुल, है ना? क्योंकि पहले जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो आज जितने एडवांस है, आज जितनी उपकरण या औजार या जितने सामान हैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं 1 लाख ईसा पूर्व के पहले की, तो सोचिए कि समाज हमारा कितना डेवलप्ड होगा उस समय। तो जो चीज़ें नेचुरली मिलती थी लोगों को, उसी को अपने यूज़ में लाते थे। तो पेबुल वो उपकरण होते थे जो पत्थर के, ये होते थे, सारे उपकरण पत्थर के हैं, जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकनी और सपाट हो जाते थे। अगर हम चॉपर की बात करें तो चॉपर बड़े आकार वाले उपकरण होते थे जो पेबुल से बनाया जाता था। अच्छा, इसके बाद आता है चैपिंग उपकरण।
चैपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, यानी दोनों तरफ से जिसे काटा जा सकता था। ये पेबल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। तो कुल मिला के कहें तो ये पत्थर के वो औजार थे जिससे लोग अपने काम में लाते थे। नेक्स्ट है हमारा मध्य पुरापाषाण काल। तो इस काल में बहुसंख्यक कोड़, फ्लेक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस काल में इन फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि फलक संस्कृति इनमें से किसको कहा जाता है, तो मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस रेयरली आएंगे, तो बस एक बार इसको देख लेना है। आगे है मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता था। देखिए, पहले जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें जो चीज़ें मिली उसका यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं अब अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने भी लगा। तो क्वार्टजाइट पत्थर से यहाँ पे औजार का निर्माण किया गया। कुछ नाम भी अगर आप याद रख लें कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र में नेवासा है, झारखंड में सिंहभूम है, उत्तर प्रदेश में चकिया बनारसी के पास, बेलन घाटी है इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, सोन घाटी है, गुजरात में सौराष्ट्र है। ऐसे करके कुछ नाम याद रखा जा सकता है। एंड तीसरा हमारा है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त होते थे, यानी जो मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण या औजार थे उससे बेहतर हो गए उच्च पुरापाषाण काल में। अच्छा, नेक्स्ट है इस युग की विश्वव्यापी दो विशेषताएं हैं। क्या हैं? तो नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस की बात हो रही है, इनका यहाँ पे उदय हुआ, इनका यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये दो बातें यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए जी, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में हमने 3 भागों को देख लिया। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें उसको 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अगेन 3 भागों में बांटा गया था, जिसको हमने अभी देखा, जिसमें निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल था। अब मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं। ये नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये पता चले कि ये पाषाण, पूरा पाषाण, ये सब हो क्या रहा है। ओके, मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके कई सारे टॉपिक्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी उन्नति हो गई थी ह्यूमन बींग्स की, और उनके लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आया था, जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी थी, बहुत सारे बदलाव आए थे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा गया। अच्छा, जो हमने मध्य पुरापाषाण काल में देखा क्वार्टजाइट पत्थर का यूज होता था, अब उसके स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयोग होने लगे, जो उनसे और भी बेहतर रहे। आपको एक बात और ध्यान में रखना होगा कि मध्य पाषाण युग के लोग आखेटक और पशु पालन कर जीवन यापन करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? आखेटक वो लोग होते हैं जो शिकारी ही होते हैं, जो शिकार करते हैं और खाना संग्रह करके अपने समय के साथ यूज करते हैं। पशुपालन, अच्छा कई बार क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में ही हुई थी, और नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। तो लोग यहाँ पे जैसे मछली का शिकार करना, मतलब शिकारी भी थे, पशुपालन भी करते थे। आपको पशुपालन के साक्ष्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राचीन काल में पशुपालन के साक्ष्य कब प्राप्त हुए। तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, या ऑप्शन में ये ना रहे तो बागौड़ आपको लेना है जो राजस्थान से मिला है। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी काल में
मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदाह नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में आपको रखना है। और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं और इस यहाँ से विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आपको याद रखना है सांभर झील। कहाँ होता है सांभर झील? तो राजस्थान में। वैसे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट इसमें है इस काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो बेतवा घाटी, सोन घाटी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। कृष्णा घाटी कर्नाटक में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या कई बार मिर्जापुर भी होता है। नेवासा महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से कुछ टॉपिक आपके हो गए जो आप याद रखेंगे। और अगर आपकी इच्छा हो तो एक और चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम सीएल कलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजे। यह मध्य पाषाण काल की बात है। तो विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण किसने खोजा? सीएल कलाइल ने। नवपाषाण काल की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ है। कहाँ है मेहरगढ़? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम एवं गुफ कड़ाल से अनेक गर्तवास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। याद रहे बुर्जहोम जो गड्ढे में घर बनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन हमेशा आता है कि शव के साथ या कब्र में कुत्ते के आदमी के साथ कुत्ते भी कहाँ दफनाए गए थे। कोल्डीवा जो प्रयागराज में है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डीवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कई बार ऑप्शन में प्रयागराज ना हो तो बेलन घाटी रहेगा, वो लगा सकते हैं आप। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था बल्कि उत्पादक भी था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ दे कृषि का शुरुआत कब हुआ था, कृषि की शुरुआत, तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना होगा कि नवपाषाण के लोग अस्थाई घर बना के रहते थे। यानी यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कि ये लोग आखेटक थे, भटकते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। जब एक जगह रुकते थे वहाँ का संसाधन यूज़ कर लेते थे, वहाँ पे चीज़ें अब नहीं बचती थी खाने पीने के लिए, तो दूसरे जगह तीसरे जगह। लेकिन जब पशुपालन करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो जब तक फसल पूरी वो काट नहीं लेते हैं उनको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होने लगा, ये लोग अस्थाई घर बना के रहने लगे थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में बने, नवपाषाण काल की बात हो रही है। और इसके दो जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो ये याद रखना है कि कृषि और पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल की ही देन है। इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों का और हथियारों का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से कुल्हाड़ी का। तो यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि इस युग में पॉलिशदार औजारों का प्रयोग होने लगा था। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण काल के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे। ये कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। ये भी याद में रखना होगा कि कच्ची ईंटों के घर में स्टार्टिंग में पक्की ईंटें नहीं होती थी। तो ये जो अस्थाई घर बना के रहते थे, ये घर किस चीज़ की बनी होती थी? तो या तो मिट्टी की बनी होती थी, या झाड़ फूस की बनी होती थी, या कच्ची ईंटों की बनी होती थी। राख के टीले, अक्सर एग्जाम में 2-4 एग्जाम में तो आया ही है कि राख के टीले कहाँ से मिले हैं? तो संगनकल्लू कर्नाटक से। इस काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं बेलन घाटी जो यूपी में है, सोन घाटी एमपी में, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में, सिंहभूमि झारखंड में। ओके, तो ये इस वीडियो का अंत था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता की शुरुआत करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपको एग्ज़ाम में इक्के दुक्के मिलेंगे, पर जानना जरूरी था पूरे हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। पर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग इंडस वैली का लेंगे।
और सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपकी ओपिनियन या फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।